सुप्रभात बच्चों। हम कक्षा 9वीं में हिंदी की क्लास में पाठ नंबर 2 लहसा की ओर कहानी का अध्ययन करेंगे। इस कहानी के लेखक राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं। राहुल सांस्कृत्यायन हिंदी साहित्य के एक महान लेखक हैं। इन्होंने इस कहानी में यह बताया है कि लेखक अपने वृत्तांत के बारे में बताता है। यात्रा वृत्तांत की लेखक एक बार यात्रा के लिए चीन और नेपाल के रास्ते से नेपाल से तिब्बत जाता है। तो वो कहता है कि वहाँ पर जो रास्ता है दुखंत भरा है, वहाँ पर चोर लुटेरे डाकू रहते हैं। तो लेखक कहता है कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। तो लेखक ये बताता है कि जब वह इस रास्ते से जा रहा है तो बीच में उन्हें चौकियाँ मिलती है, फौजी चौकियाँ, ठीक है। और चीनी जो फौजी हैं वहाँ पर हुए हैं। तो लेखक की यह दूसरी यात्रा है। इससे पहले लेखक वहाँ पर घोड़े पर सवार होकर जाता है, मतलब सज धज कर जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर उसका इतना सम्मान नहीं होता। फिर लेखक ये कहता है कि वह दूसरी बार जब जाता है तो भीख मंगे वस्त्र धारण करके वह इस रास्ते से तिब्बत जाता है। तो कहता है कि वहाँ पर जाति पाति की कोई प्रथा प्रचलित नहीं है। फिर लेखक हमें यह बताता है कि वहाँ का जो समाज है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। वहाँ पर जो नारी है पर्दा नहीं करती, अपरिचित लोगों से वहाँ पर बात की जाती है, ठीक है। तो लेखक को रास्ते में कौन मिलता है? एक मंगोल भिक्षुक सुमति मिलता है, ठीक है। तो वो कहता है कि वहाँ पर जहाँ लेखक जा रहा है, ठीक है, अच्छी जान पहचान है किसकी? सुमति की, ठीक है। तो वे पैदल चल रहे हैं, रास्ते में वे एक एक घोड़ा लेते हैं। तो लेखक का जो घोड़ा है, ठीक है, घोड़े पर सवार होकर वो जाते हैं। तो एक बार क्या था, सुमति का घोड़ा, ठीक है, धीरा चल रहा था। तो लेखक आगे निकल जाता है और वह रास्ता भटक जाता है। तो वह 2 या 3 किलोमीटर वापस दोबारा उसी रास्ते पर आता है जहाँ से 2 रास्ते हैं जा रहे थे। फिर वह दूसरे रास्ते से जाता है, तो वो फिर बीच में जाकर एक दूसरे से मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि वहाँ पर तीडरी के विशाल मैदान हैं, ठीक है, टापू भी हैं। वे वहाँ पर एक बुद्ध मंदिर में जाते हैं जहाँ पर हस्तलिखित बुद्ध वचन की 103 पोथियाँ हैं जिनका वजन 15-15 सेर से कम नहीं है, ठीक है। तो अंत में वो क्या करते हैं, वहाँ से भिक्षु पहुँचते हैं वो अंत में, और फिर वहाँ पर 1-2 दिन रहकर वे वापस वहाँ से चलते हैं, ठीक है। तो कवि ने अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है कि जब वे भिक्षु नमसे में जाते हैं तो रास्ते में उन्होंने किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। वे डांडे के देवता का भी वर्णन करते हैं जो बीच में आएगा। अब हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे, ठीक है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिडपोड का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। आबाद यानी कि वहाँ पर व्यक्ति हैं, रहते हैं, किसान रहते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे।
तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भीखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी। ठीक है, ये मिट्टीदार बर्तन होते हैं। ठीक है, गांव में देखे भी हैं। कुम्हार है जो कुम्हार है जो, ठीक है, वो मिट्टी के ये बर्तन बनाता है। ठीक है, और नीचे एक ऐसे सुराख सा होता है, छेद होता है, जिसमें से चाय बाहर निकलती है। ठीक है, उसमें बर्तन में वो रखते हैं। किटली भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। मत कर यानी कि बना कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। प्रत्येक चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमती के जान पहचान के आदमी थे और भीख मंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। भीख मंगे यानी कि भीख मंगे वेश में थे लेखक और सुमती। ठीक है, कहाँ पर है वे? थोडला के से पहले एक गांव आया। थोडला कोई जगह है। ठीक है, थोडला कोई जगह है। ये हाँ, थोडला जो जगह है ये विश्व में सबसे ऊंचा स्थान है। थोडला जो जगह है जहाँ पर व्यक्ति रहते हैं, यह विश्व में सबसे ऊंचा स्थान है जहाँ पर व्यक्ति रहते हैं। यहाँ भी सुमती के जान पहचान के आदमी थे और भीख मंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भीख मंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों को की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रहते हैं। छड़ यानी कि वो कोई नशीला पदार्थ का सेवन करते थे। ठीक है, और शाम को वे कम ही होश हवास में रहते थे। जो एक शराब पीने वाले व्यक्ति का हाल होता है ना शाम को, वही ये बता रहा है उन व्यक्तियों का। ठीक है, छड़ है कोई नशीला पेय पदार्थ है ये। ठीक, और बीच में जो ये पहरा आया है, ये ऊपर पड़ा है जो हमने, उसी का सार रूप है। अंतिम 2 लाइनें पढ़ेंगे हम। अब हमें सबसे विकट टाडा थोडला पार करना था। टाडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। ठीक है, ये टाडा थोडला, ठीक है, ये एक जगह है, सबसे ऊंची जगह है जहाँ पर व्यक्ति है निवास करते हैं, रहते हैं। आगे बढ़ेंगे। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। कहने का तात्पर्य यह है कि बीच में ऊंचा रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, वो बहुत ही कठिन है, दुर्गम है। ठीक है, वहाँ पर डाकू रहते हैं। तो कहता है कि अगर डांडा थोडला में अगर खून हो जाए तो व्यक्ति है किसी के खिलाफ गवाही दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई किसी की परवाह नहीं करता। निर्जन होता है जहाँ कुछ नहीं होता। ठीक है, कोई व्यक्ति नहीं रहता। नी रहित जन होता है व्यक्ति।
कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं रहता, निर्जन होता, शून्य जगह। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न होने के कारण यहाँ लाठी की जगह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल ठोडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार, जीभ निकाल, पूछी पूछी, दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लडकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस रास्ते से लेखक ठोडला नेपाल से तिब्बत, ठीक है, बीच में ठोडला जगह आती है, तो उसी रास्ते का वर्णन कर रहा है कि वहाँ पर कोई कानून नहीं है। वहाँ पर व्यक्ति लाठी की जगह चाकू रखते हैं, पिस्तौल रखते हैं, बंदूक रखते हैं। तो फिर आगे वो कहता है कि अगर हमें कोई पहचानने की कोशिश भी करता है तो हम अपनी सूरत को, ठीक है, बिगाड़ लेते थे, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मुँह कर लेते थे, ठीक है, टोपी उतार लेते थे, जीभ ऐसे बाहर की तरफ निकाल लेते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि वह पागलों जैसा अपना वेशभूषा बना लेते थे। और कुची ये चाइना का भाषा का शब्द है जिसे दया कहते हैं, कि दया भगवान की ऐसे भीख मांगते हैं जब भिखारी कहते हैं कि हम पर दया कीजिए, हमें कुछ पैसे दे दीजिए, ठीक है। फिर कहता है कि अगला पड़ाव बहुत ही ऊंचा था, 16-17 मील। तो वहाँ पर सुमति से लेखक कहता है कि लडकोर तक हम 2 घोड़े कर लेंगे, आसानी से बैठकर उन पर चल भी पड़ेंगे और हमारा सामान भी वो घोड़ों पर रखा जाएगा और हमें इतनी थकान भी नहीं होगी। और ये बीच में जो पहरा आया है, लेखक पुनः लिखता है, ये ऊपर पड़ी हुई लाइनों का सार है। अब पढ़ेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डाडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डाडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों सफ़ेद शिखर चले गए थे, यानी कि पर्वत। श्वेत होता है सफ़ेद, शिखर ऊंचे ऊंचे चोटियों वाले, ठीक है। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। वह न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डाडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। कहता है कि ठोडला में, ठीक है, जो डाडे जगह आती है, वहाँ पर वहाँ के देवता का स्थान था, यानी कि ऊपर, सबसे ऊपर उसी देवता का मंदिर बना हुआ था और उस जगह को, ठीक है, पत्थरों से, जानवरों के सींगों से और रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2 एक और सवारी साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोनी विकसतों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक का घोड़ा थक गया था और वह सुमति के घोड़े से पीछे रह गया था। और ये एक शब्द आया है, यहाँ पर एक शब्द आया है, ये बहुत ही कठिन शब्द है बोलने में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बोल लेंगे, दोन विवक्षतो, ठीक है, 2 शब्द बना लेंगे, दोनी विवक्षतो। ये होता है स्पेनिश उपन्यासकार साउताज के उपन्यास
डॉन क्विक्सोर का नायक। ठीक है, ये कोई उपन्यास है, डोनिविक, तो ये कोई उपन्यास है। ठीक है, उसी की बात ये कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि वह लडखोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमती इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोलों का मुँह वैसे भी लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में था। ठीक है, ये कहता है कि मंगोल, ठीक है, मंगोल कोई कौम है और उसी जाति का सुमती है। ठीक है, वह गुस्सा कर रहा है किस पर? लेखक पर, कि तुम इतने पीछे रह गए थे, मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ। इसी तरह वह गुस्से में अपना मुँह लाल किए हुए बैठा था। आगे बढ़ते हैं। और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। ये एक शब्द आया है। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे होते हैं हमारी हरियाणवी भाषा में, ठीक है, ये गोबर के उबले जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, गोस्से भी हम इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमती को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लडखोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। यजमान यानी कि जान पहचान वाले। ठीक है, यजमान होते हैं जान पहचान वाले। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। ठीक है, ये थुप्पा होता है पराठा। ठीक है, कोई पराठा है, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम टेडरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टेडरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमती के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे। ठीक है, ये चीरी बत्तियों के गंडे, ये है बेटे ताबीज़ जो गले में पहने जाते हैं। ठीक है, कोई सुमती वहाँ से लेके जाया करता और अपनी जगह बेचा करता था। क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो। गंडे बांट दो यानी कि ताबीज़। ठीक है, गंडे जो शब्द आया ये ताबीज़ के लिए आया है, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लाहसा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमती ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। भरिया यानी कि बोझा ढोने वाला। ठीक है, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है। ललाट होता है माथा, और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। पीछे का कंधा बर्फ़ क्यों हो रहा है? ललाट यानी कि माथे पर तो धूप लग रही है और धूप की वजह से पसीना आ रहा है पीछे। ठीक है, पीठ पर पीछे, तो वह पसीना है, ठंडक दे रहा है, इसलिए वो कहता है कि पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमती के
परिचित टिड्री में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। ठीक है, टिड्री ये भी एक जगह है। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। शेखर विहार ये भी एक जगह है तिब्बत में। आगे बढ़ते हैं। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। जागीरदार यानी कि छोटे छोटे किसान। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था। मठ जैसे हमारे मंदिर होते हैं ना, ऐसे ही तिब्बत में ये मठ है। आगे बढ़ते हैं। जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं, खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े बदहर पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ लिखी हुई थी। कंजूर यानी कि ये किसी पौधे की छाल होती है ना, जो उस पर लिखी हुई थी बुद्ध वचन की। ठीक है, हस्तलिखित, उसके हाथ द्वारा लिखी हुई 103 पोथियाँ। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। मेरा आसन भी वहीं लगा। आसन यानी कि ठहरने का ठहराव। ठीक है, वो भी वहाँ पर ठहरा। कहाँ पर? एक मंदिर में, जहाँ पर बुद्ध वचन की हाथ से लिखी हुई 103 पोथियाँ थी। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, यानी कि सुमति अपने आसपास के जो उसके जान पहचान वाले हैं, ठीक है, उनके पास चला गया और लेखक उस पुस्तक को पढ़ने लगा। इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। टिड्री गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो हमने इस पाठ का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। प्रश्न उत्तर हैं वो अब हम करेंगे। ठीक है, सभी विद्यार्थी अच्छे से इस पाठ को विदाई, ये पाठ है हमारा लहासा की ओर, अच्छे से इसको पढ़ेंगे। 1 बार 2 बार वीडियो को दोबारा देखेंगे और साथ के साथ जो प्रश्न उत्तर है वो भी हम अच्छे से याद करते चलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।